2024 का चुनाव और उसका परिणाम निश्चित तौर पर भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अहम है। बहुत सी चीजें दांव पर लगी हुई हैं और सबसे बड़ा दांव लगा हुआ है कि लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा। ये 543 सीट्स किसको सरकार बनाने पर ले जाएंगी और किसे विपक्ष में बैठाएंगी और विपक्ष को किस हाल में रखेंगी, दरअसल इस पर टिका हुआ है कि देश एक मेजोरिटेरियन स्टेट की तरफ जाएगा या फिर जिस तरह का लोकतंत्र अभी तक पनपता रहा है तमाम गड़बड़ियों के बीच वह जिंदा रहेगा। और इसमें बहुत अहम चीज यह है कि जो आवाजें अक्सर हमें जमीन से सुनाई देती हैं वे परिणाम में रिफ्लेक्ट होती दिखाई नहीं देती। ये जो गैप है बीच का, इसे कौन भरता है? इसके लिए एक टेस्ट केस वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा दांव लगा रखा है। वहां पर है 42 सीट्स। पिछली बार मिली थी 18 सीटें बीजेपी को और इस बार दावा है कि 35 सीटें मिलेंगी भाजपा को। मध्य प्रदेश, उड़ीसा की राजधानी मिजोरम की धरती से, कश्मीर से, हरियाणा की जमीन में, जुहू बीच, मुंबई, हैदराबाद से इस क्रम में हमने बातचीत की कोलकाता में एक ऐसे शख्स से जो लंबे समय से भारतीय राजनीति को करीब से देख रहे हैं और टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और पश्चिम बंगाल या यूं कहें कि भारत की जो साझी संस्कृति है उसका जो गैप है वह क्या रहेगा। आइए सुनते हैं। मैं मौजूद हूं कोलकाता में, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, और यहां पर जानने की कोशिश कर रही हूं एक ऐसे शख्स के जरिए कि किस तरह से बंगाल में जो लड़ाई चल रही है उसमें तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और वाम, इन सबको एक लेखक कैसे देखता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यहीं पर पैदा हुए और यहीं आपने नौकरी की और यहीं आप लेखन कर रहे हैं जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बीजेपी की जो बढ़त है, क्योंकि बंगाल बहुत अलग ढंग का एक राज्य हमारे लिए है, कम से कम दिल्ली में जो लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश में जो लोग रहते हैं, यहाँ कल्चरल डिफरेंस भी काफी है, तब भी बीजेपी की जो ग्रोथ है वो इस तरह की इतनी तेज कैसे है? बीजेपी की ग्रोथ अभी हाल की है। हमारे ख्याल से पिछले असेंबली इलेक्शन से ही आप देखेंगे तो उनका ग्रोथ चालू 3 से 80 का जो सफर तय उन्होंने किया। उसी को लगता है कि बहुत अधिक उनका ग्रोथ हुआ है। नो डाउट 2014 के बाद में यहाँ पर धीरे धीरे चीजें चालू हुई। जब इनके लोकल स्टेट के जो प्रेसिडेंट रहे हैं उन्होंने काम किया है, उन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम किया है, लोगों से मिलना, बहुत सारा काम किया। और जो एक कल्चर है इन लोगों का शाखा लगाने का, जो आरएसएस का फैक्टर आ जाता है, उससे ये जो है इनक्रोच करना और ये करना इनके यहाँ हुआ। एक क्लास बिजनेस कम्युनिटी जो है, बिजनेस कम्युनिटी बेसिकली इनके फेवर में चली जाती है। लेकिन प्रभात जी ये हमें बताइए कि ग्रोथ तो बहुत स्पेसिफिक है और खास तौर से पश्चिम बंगाल को भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह जी ने, शुभेंदु अधिकारी ने, 3 नाम मैं ले रही हूं जानबूझ के, बहुत टारगेटेड इलेक्शन उन्होंने किया है, पिछली बार भी और इस बार भी। राम मंदिर का सवाल, नागरिकता संशोधन का सवाल और बांग्लादेश से आने वाले मुसलमान घुसपैठियों का सवाल। वो यहां पर भी हिचकिचाते नहीं है। वो ममता बनर्जी को भी मुसलमान परस्त नहीं, वो तकरीबन मुस्लिम ही घोषित करते हैं। तो इससे तो हिंदू वोट पोलराइज हुआ होगा ना? ये बंगाल का हिंदू अलग है। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि उनकी इस अप्रोच का बहुत अधिक असर पड़ा या नहीं पड़ा। हाँ, अगर आप ये कहती हैं कि 2021 का ही चुनाव अगर ये पैरामीटर है कि इनका बहुत बड़ा ग्रोथ हो गया, नहीं 2019 भी मान रही हूँ, क्योंकि वहां पर भी 18 सीटें आई हैं भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, 2019 में 2014 बोल ही रहा हूँ। 2014 के बाद में यहाँ जो दिलीप घोष साहब थे उन्होंने मेहनत किया है। इस बार आपको लगता है कि सीपीएम रिवाइव कर रही है? हाँ, सीपीएम रिवाइव कर रही है इस बार इसलिए कर रही है कि
जो हमारे ख्याल से जो ऑल ओवर इंडिया जो अलायंस हुआ उसका इम्पैक्ट यहाँ आ रहा है। कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन बना हाँ, है, वो वहाँ जो गठबंधन बना है उसका इम्पैक्ट यहाँ पर आया है। यहाँ पर कांग्रेस और टीएमसी का नहीं हुआ, वो अधीर रंजन चौधरी की वजह से नहीं अधीर हुआ। रंजन चौधरी की अपनी कहानियां हैं। बीजेपी आपको लगता है कि 18 से आगे बढ़ रही है या घटेगी? बीजेपी को मेरे को लगता है कि कभी यहाँ दिल से नहीं एक्सेप्ट किया गया है। बीजेपी का यहाँ एक्सेप्टेंस हुआ है हालात के कारण, या मैं मान लीजिए आपसे नाराज हो गया तो मैं आपसे नाराज होकर के यहाँ जाकर के बैठ गया, या जो पैसा बांटा गया, जो कुछ भी हुआ, जिसका भी जो भी खेल है, पैसा पता नहीं कौन कौन बांटा, बट मैं नहीं मानता कि यहाँ पर बीजेपी बुनियादी तरीके से यहाँ पर कोई अपना बहुत बड़ा बेस बना पाएगी आज की तारीख या कल की तारीख। दो वजहें पूछूं अगर आपसे, क्यों आपको ये भरोसा है कि इतना कुछ होने के बाद भी बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपनी जगह नहीं बना पाएगी? अगर दो वजहें ही खाली आप बताना चाहें तो। कहानी एक, बुनियादी मुद्दा एक, कि आप हमारे कल्चर से वाकिफ ना होकर के आप हमारे घर में आकर के दरवाजे पर दस्तक दे के हमारे घर में बैठ रही हैं। बीजेपी को यहाँ के कल्चर से कोई वो नहीं है। छोटे छोटे मुद्दे हैं, ये बॉर्डर का स्टेट है, हर बॉर्डर के स्टेट में बगल के देश से इन्फ्लक्स होगा ही होगा। आप उसको कैसे संभालें कैसे नहीं संभालें वो एक अलग बात है। आप देखिए बाहर आसाम आसाम देखिए, जहाँ कहीं भी है, और यहाँ के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इन्फ्लक्स नहीं होगा, बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स में। आप उसको ले करके आप यहाँ पर अगर कहानी गढ़ना चाहेंगे या उपन्यास लिखना चाहेंगे वो संभव नहीं है। दूसरा ये है कि धर्म जो है, यहाँ के लोग धार्मिक हैं, यहाँ के लोग धार्मिक हैं, लेकिन धर्म के नाम पर उन्माद नहीं आप यहाँ फैला सकते। हम यहाँ लोग शक्ति के उपासक रहे। यहाँ कल्चरल जो थ्रेड है ना, कोई भी जगह नहीं है जहाँ 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस में बॉर्डर खोल दिया जाता है बनगांव का, और आप जानती होंगी, और दोनों साइड से आप फ्रीली आ जा सकते हैं, या नजरूल भी गाए जाते हैं, रवींद्रनाथ टैगोर भी गाए जाते हैं। ठीक है, कल्चर यहाँ पर, और आज भी कल्चर यहाँ पर आप जब कल्चर पर अटैक कर देंगी, आप इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने सिर्फ ये, इनको वोट मिलता, इन्होंने जो ग्राउंड वर्क किया था इनको वोट मिलता। इन्होंने जो टांट किया ममता बनर्जी पर मंच से दीदी के नाम पर, उसका बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट गया। मेरा ये मानना है रिलीजन के बेसिस पर आप यहाँ बहुत अधिक सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तब तक बहुत मुश्किल है जब तक कि तृणमूल अपने फुल स्ट्रेंथ में भी है। और देखिए, एक तरफ लेखक और पत्रकार और दूसरी तरफ एक्टिविस्ट झरना, जो जंगल महल सहित तमाम इलाकों में आदिवासियों के बीच काम करती हैं। उनके मुद्दे क्या हैं, क्या वे पॉलिटिकल मुद्दे हैं या नहीं? हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज हम पश्चिम बंगाल की एक ऐसी महिला एक्टिविस्ट से बात करने जा रहे हैं जिनका बहुत लंबा इतिहास है आदिवासी मुद्दों पर काम करने का, मछुआरों पर काम करने का, ह्यूमन राइट्स के जितने मुद्दे रहे हैं उन पर बहुत लंबा सघन काम रहा है। ये यहाँ पे जो अभी चल रहा है ना, तो अभी तो लेफ्ट का बहुत कम था, लेकिन लेफ्ट अभी थोड़ा आगे है। और जिस तरीके से भाजपा आपको दिखा रहे हैं बंगाल में, उसी तरीके से उसका रिजल्ट नहीं आएगा। ममता का थोड़ा रिजल्ट अच्छा होगा, और कांग्रेस एंड लेफ्ट का जैसे मुर्शिदाबाद में, बहरमपुर में और भी जगह जगह में, जैसे जादव में, दमदम में, कुछ जगह में फ्रंट का और कांग्रेस का जो वोट है उसको थोड़ा अच्छा मिलेगा। और भाजपा का इस समय कम होगा, जैसे उनका 18 था, 18 था, उससे कम हो जाएगा। और यहाँ की एक अलग सी संस्कृति है, तो जो भाजपा को जो हिंदुइज्म, मतलब हिंदू करना और हिंदू मुस्लिम का जो विभेद करना, ये सब थोड़ा मोटा मोटी प्रचार में रखे, लेकिन यहाँ पे ये असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी भी बंगाल की एक अलग सी संस्कृति है।
यहाँ पे लोग एक मिलजुट के रहते हैं। अभी भी इनके जो यहाँ भी रविंद्रनाथ है, नजरुल है, जिनके गाने गा के लोग अपने को अवार करते हैं, उत्साहित करते हैं। वो तो बोलेंगे क्योंकि अभी देश में आप तो जर्नलिस्ट है, पूरा देश का खबर रखते हो। देश में अभी भाजपा का सोचिए अभी स्थिति खराब, तो वो आके बंगाल में पड़े। एक बात तो साफ है कि 2024 में भी पश्चिम बंगाल हो या केरल, कश्मीर हो या कन्याकुमारी या फिर नॉर्थ ईस्ट से लेकर राजस्थान, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का एक ही चेहरा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इन्होंने जो एम फैक्टर यूज किया, एम आप समझ ही गए होंगे, मुसलमान, मंगलसूत्र, माइनॉरिटी, मुजरा, वह कितना असरदार हुआ। इससे यह भी पता चलेगा कि दरअसल भारतीय जनमानस जो इंडियन वोटर है वह कैसे सोच और समझ रहा है। यह समझना हमारे आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।